सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है आपके फर्स्ट पेपर में एग्जाम में आए हुए और जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप ये सोचकर केवल मत देखिएगा इस वीडियो को कि केवल और केवल आप यहाँ से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का ही आंसर आप लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे, बल्कि इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का भी आंसर तैयार होगा। तो आप लोग प्लीज इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि हमने आप लोगों के सभी विषयों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। दोस्तों, एग्जाम में अब बहुत कम समय रह गया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में मठ में जब बच्चा प्रवेश लेता था तो उसका प्रवज्या संस्कार होता था। प्रवज्या संस्कार। और अगर वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। अगर मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करें तो उसमें बिस्मिल्लाह संस्कार होता था विद्या ग्रहण करने से पूर्व। तो इन सभी का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो व्यक्ति के उच्चतम विकास और उसके आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। तो ये आदर्शवाद में, यानी कि व्यक्ति का जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, ये आदर्शवाद ही इस पर विशेष रूप से ध्यान देता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आदर्शवाद आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या कहलाता है? तो वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, वह प्रकृतिवाद के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि प्रकृतिवाद ही कहता है कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दिया जाए, प्रकृति ही उसे शिक्षा देगी और प्रकृति से अच्छा शिक्षक कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? तो विद्यालय प्रकृति की गोद में हो, यह विचार दिया था रूसो ने। रूसो आपको पता है, रूसो प्रकृतिवाद के जनक हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? तो किसने की थी? जॉन ड्यूवी ने की थी कि बच्चे को गतिविधि के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से व्याकरण की शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उसमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच या विचार किसका है? यह सोच या विचार किसका है? महात्मा गांधी का। दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से समझते हुए सभी क्वेश्चंस को चलेंगे, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि आपके पास समय बहुत कम है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मानव की शिक्षा। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? दूसरी चीज यहाँ पर इस तरीके से भी पूछेगा कि व्यक्ति की शिक्षा, मानव की शिक्षा या व्यक्ति की शिक्षा या फिर एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अगर तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो राइट आंसर क्या है? फ्रॉबेल। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एजुकेशन ऑफ मैन या फिर व्यक्ति की शिक्षा, और मानव की शिक्षा भी आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? आपको अच्छे से पता है गिजुभाई बधेका ने क्या कहा है? विद्यालय को बाल भवन कहा है, और उन्होंने बालकों को क्या कहा है? बाल देवो भव कहा है। और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? दिवा स्वप्न लिखी है। इन सभी का नाम आप याद रखिएगा, गिजुभाई बधेका होंगे, यहाँ पर बघेला लिखा हुआ है, बधेका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? तो 1969 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना, इसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यानी कि ऐसी योजना जो समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिकरण।
क्वेश्चन नंबर 11 है, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। आपको पता है हमारे देश में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर किसी कल कारखाने में काम करते हैं, किसी ईंट भट्टे पर काम करते हैं, तो इसे बाल श्रम की संज्ञा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो ये सब शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? यह कहलाता है शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय या समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेद के या बिना लिंग भेदभाव के कार्य या व्यवहार करना क्या कहलाता है? लैंगिक समानता कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर बिना छूट गया है, बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? याद रखिएगा आप लोग, क्या कहलाता है? लैंगिक समानता कहलाता है। तो यहाँ पर ये एक वर्ड छूट गया है, बिना लिंग भेदभाव के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में, यहाँ पर विनय रहेगा, विनय के रूप में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था और वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य भी यही था। कभी कभी निर्वाण की प्राप्ति भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य चाहे आप मोक्ष की प्राप्ति कहिए, चाहे आप निर्वाण की प्राप्ति कहिए, दोनों का आंसर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स हैं और फिर इन्हीं के नक्शे कदम पर विलियम जेम्स भी चले, तो इसीलिए कहीं कहीं आपको इसका आंसर विलियम जेम्स भी देखने को मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चार्ल्स पियर राइट आंसर है, ये अमेरिका के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन बार बार बहुविकल्पी में भी पूछा है, आप देखिए 2016 में अतिलघुत्तरी में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी है। इस कथन को आप याद रखिएगा और रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? अभी मैंने आपको बताया है किसने दी, गिजू भाई ने दी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति कितने भागों में विभाजित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति 3 भागों में विभाजित है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? आप सभी को अच्छे से पता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। दोनों ही डेट आपको याद रखनी है, कब पारित हुआ 2009 में और कब लागू हुआ पूरे देश में 2010 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जननांकिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। दोस्तों जल प्रदूषण को दूर करने के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला है, शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है, नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा है, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तभी नदियां क्या रहेंगी? साफ रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में लागू हुआ, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या और कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। क्वेश्चन नंबर 27 है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करिए। तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भावना, ये सभी मानवीय मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रॉवेल द्वारा किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया गया? आपको पता है, किंडरगार्टन, बाल उद्यान जिसे हम हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम, शिवम, अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव या सुप्रीम मैन माना, वे अद्वैतवादी थे। क्वेश्चन नंबर 30 है,
फ्रॉबेल के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो एजुकेशन ऑफ मैन, व्यक्ति की शिक्षा या मानव की शिक्षा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी रचना मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा हमें लिखनी है। यहाँ पर आप देखिए, जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बनी है, जनसंख्या और शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित हैं। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूसरा है यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा की क्या परिभाषा दी गई है। तो जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में नहीं जानना चाहिए, इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। क्यों भिन्न है? इस पद्धति में स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी पर ही अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य सह संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा आप सभी को पता है कि इसे हम पत्राचार के माध्यम से शिक्षा भी कहते हैं, इसे हम मुक्त विश्वविद्यालय से शिक्षा भी कहते हैं। आपको पता है शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनौपचारिक शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए या अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है, ना ही कोई निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मल्टीमीडिया क्या है। आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो आदर्शवाद के प्रवर्तकों में है सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल। याद रखिएगा नाम सबका क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी। तो टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना 1901 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। तो जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व को अनुभूति करना। छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दें, यही वातावरणीय प्रदूषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था। तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम था एकेडमी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य से क्या अभिप्राय है। IL कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुत ही इजी है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक किसने कहा था। फ्रॉबेल ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो शिक्षण विधि के जनक सुकरात हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो प्रकृतिवाद को हम भौतिकवाद के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? 1839 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्यों में समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है, उन शिक्षा संस्थाओं को चलाने के लिए उसको वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य, मूल्य शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय व उपयोगी सिद्ध हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? तो गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि की कमी, इस वजह से बाल अपराध बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? दोस्तों यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को आप जोड़ करके पढ़िएगा। कलकत्ता मदरसा, जो कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना इन्होंने की थी कब? क्योंकि आपको पता अंग्रेज ही थे, तो अंग्रेजों ने ही हमारे देश पर शासन किया था। तो अंग्रेजों ने क्या क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने 1781 में मदरसे की स्थापना करवाई। कहां पर? कलकत्ता में। इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई। तो याद रखिएगा आप लोग। अब फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। तो नाम याद रखना बहुत जरूरी है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। अब यहाँ पर देखिए 1781 1791 यानी कि 10 साल का अंतर है, 10 ईयर का। इसके बाद देखिए बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आप देखिए 1791 में जॉन आयल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा डेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 53 है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? आप देखिए तुरंत पहले मैकाले पूछा है, फिर वुड का घोषणा पत्र पूछा। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। तो वुड ने अपने घोषणा पत्र को आप देखिए 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति क्या की थी? घोषित की थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आयु का कोई बंधन नहीं होता है निरौपचारिक शिक्षा में। मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको, आप किसी भी एज के हो, आप कभी भी निरौपचारिक शिक्षा यानी कि दूरस्थ शिक्षा से आप शिक्षित हो सकते हैं या फिर आप उससे शिक्षा ले सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसमें आयु का कोई बंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 56, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? आपको अच्छे से पता है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा चलती है। इसके अलावा आपको 6 से लेकर के 14 वर्ष भी दिखेगा, तो उसको आप देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। 6 से 14 वर्ष भी अगर आप लिखोगे तो ये भी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा को, पूरी शिक्षा को हम प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ही रखते हैं। इसीलिए 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यह किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह इस कथन की व्याख्या करें। सबसे पहले आप ये जानिए कहा किसने है? जॉन ड्यूबी ने कहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो दोस्तों शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप से निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का भी होना आवश्यक है। तो इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट, टीचर और सिलेबस ये तीनों आते हैं, तो इसीलिए त्रिमुखी माना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? इस शिक्षा को देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, जैसे कि स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 60 है, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो अनौपचारिक शिक्षा। बच्चा जो भी घर में सीखता है, अपने परिवार के लोगों से सीखता है, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, और जो स्कूल में सीखता है वो औपचारिक शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है,
प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों में पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध और नवीन मूल्यों का निर्धारण, और तीसरा है मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 62 है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ की थी? ये इटली की थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज लोकाचार एवं कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग के अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। तो ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार है समाज की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 65 है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि। क्वेश्चन नंबर 66 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? लोकतंत्र में जाति, धर्म का, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे कि साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं। कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं, जबकि इनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं साफ सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। तो जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के होते हैं और जो किसी के घरों में जाकर के काम करते हैं या किसी होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बाल श्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित करिए। तो राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की पूरी जानकारी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत होते हैं? तो धूल, आंधी, तूफान आदि। क्वेश्चन नंबर 70 है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं या जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, यही जल संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नाम लिखिए। तो जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, बुनियादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है महात्मा गांधी जी को। और ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है, 2019 में भी देखिए पूछा गया है। तो बुनियादी शिक्षा के जनक माने जाते हैं महात्मा गांधी, या बेसिक शिक्षा के जनक भी माने जाते हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 73 है, एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो पूर्व में जयपुर से संचालित होता था, लेकिन अब दिल्ली से संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष पूछा है। अध्यक्ष कौन होता है? मैंने आपको बताया कि गांव में सबसे बड़ा कौन होता है? ग्राम प्रधान ही होता है सबसे प्रमुख। तो ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है। सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 75 है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा, हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार के साधन हैं? तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र आदि। क्वेश्चन नंबर 77 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 78 है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करिए। तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भावना। आप देखिए कितनी बार क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 79 है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। बालिका शिक्षा से आशय है कि सभी बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता हो तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण रखे जाएं। क्वेश्चन नंबर 81 है, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन से संबंधित उन अनुभवों से है जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए। क्वेश्चन नंबर 82 है, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य लिखिए। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। तो जिस व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जैसे शिक्षा का मतलब दोस्तों कि आपको पता है कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई टीचर बनता है। तो आप ये सब क्यों बनते हो? क्योंकि आप इसी समाज के तो काम आते हो। आपको पता है कि कोई अगर डॉक्टरी पढ़ रहा तो डॉक्टर बन करके लोगों की सेवा करेगा, लोगों को दवाइयां देगा। इससे टीचर बनेगा तो वो भी समाज की ही सेवा करेगा। तो इस तरीके से हर व्यक्ति जो शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा का संबंध समाज से, क्योंकि उसी समाज में आकर के हम अपनी सेवाएं देते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैंने इसे बहुत ही तेजी से पढ़ाया है। तेजी से पढ़ाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आपके पास समय बहुत कम है तो आपका समय भी कम लगे और आपकी पूरी तैयारी हो जाए। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। और आप लोगों के लिए इस समय इन सभी क्वेश्चंस को दोहरा करके जाना बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। अगर अभी भी आपको डाउट है कि आपका ये पेपर नहीं तैयार है तो आप जो हमने पूरा एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है उस वीडियो को आप जरूर देख करके जाएं, क्योंकि उस वीडियो में आपको हर एक छोटे से छोटा टॉपिक भी मैंने क्लियर किया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम समय में। हर एक विषय का वीडियो इस तरीके से बनाया गया है। एक घंटे से कम का आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। उसका एक अलग प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है कि आप चाहे तो पूरे विषयों को कम से कम समय में दोहरा सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। दोस्तों इन सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आपके सभी विषय जो भी हमने राजन सीरीज पूरा पढ़ाया, पवन सीरीज पूरा पढ़ाया है, आपके हैंड रिटन नोट्स भी करवाए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको पता है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आप लोग एग्जाम में बेस्ट मार्क्स गेन करें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर भी क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर लेकर के आने हैं तो दोस्तों आप प्लीज सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ डालिए। जितना भी हमने पढ़ाया है आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बगल में घंटी का निशान है इसको भी प्रेस कर दीजिए। और आपको अगर सभी विषयों की फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। और आपको सभी विषयों की लिंक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।